टुडे करंट अफेयर्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम 15 और 16 फरवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब हम राष्ट्रीय समाचारों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर है सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। अब यहां पर जो याद रखने वाली बात है वो ये कि इस बिल्डिंग की वास्तुकला होयसल शैली के प्रसिद्ध चिन्ना केशव मंदिर से प्रेरित है। ये सवाल एग्जाम में बन सकता है। इस कॉम्प्लेक्स का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और सचिवालय को एक ही जगह पर लाना है ताकि काम में और भी ज्यादा आसानी और समन्वय हो सके। अगली महत्वपूर्ण खबर असम से है। प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ जिले के मोरन में पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ये एक 4.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है जिसे बनाने में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थितियों में सैन्य और नागरिक दोनों तरह के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए किया जाएगा। यह पूर्वोत्तर की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा कदम है। राष्ट्रीय समाचारों में ही आगे बढ़ते हुए कैबिनेट ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक रेल रोड ट्विन टनल को भी मंजूरी दे दी है। ये 33.7 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी जो गोपपुर को नुमालीगढ़ से जोड़ेगी। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह भारत की पहली अंडर वाटर रोड कम रेल टनल होगी। मतलब पानी के नीचे से ट्रेन और गाड़ियां दोनों गुजरेंगी। अब बात करते हैं एक डिजिटल पहल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात में ऑर्गेनिक फूड के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी पर आधारित एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस कहते हैं उसके लाभार्थियों को डिजिटल कूपन्स दिए जाएंगे। इन कूपन्स का इस्तेमाल वो सिर्फ राशन खरीदने के लिए ही कर पाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धांधली रुकेगी। इसी पहल से जुड़ी एक और खबर है। गुजरात में ही अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम भी लॉन्च किया गया है। ये एक तरह की अनाज वेंडिंग मशीन है जो लगभग 35 सेकंड में 25 किलोग्राम तक का अनाज निकाल सकती है। इसका सीधा उद्देश्य अनाज के वितरण में होने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना है। अब रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का। हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बता दें कि तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आगे बारबाडोस में हुए चुनावों में मिया मोटली ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बारबाडोस कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो मिया मोटली का नाम और देश का नाम दोनों याद रखिएगा। एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बिजनेस जगत से है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करने के लिए अमेरिका से लाइसेंस मिल गया है। ये लाइसेंस अमेरिकी प्रतिबंधों के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए दिया गया है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अहम खबर है। चलिए अब कुछ सरकारी योजनाओं और नीतियों पर नजर डालते हैं। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को भी मंजूरी दे दी है। ये फंड खास तौर पर डीप टेक और गैर मेट्रो शहरों के स्टार्टअप्स को उनके शुरुआती चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। केरल सरकार ने एक बहुत ही अनोखी पहल की है जिसका नाम है स्वयं एआई मयम अभियान। इस अभियान का उद्देश्य माता पिता और वयस्कों में एआई साक्षरता यानी एआई लिटरेसी को बढ़ावा देना है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा एआई जागरूकता अभियान होगा। केरल से ही एक और योजना है नवोदन योजना। इस योजना का लक्ष्य राज्य में बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना और व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना है। कैबिनेट की मंजूरियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी उल्लेख किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है ताकि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। अब बात करते हैं राजनीति और शासन से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश किया है जो 6.11 लाख करोड़ रुपए का है। इस बजट में लखपति दीदी योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। राजस्थान बजट में ही राज पहल के तहत स्कूल ऑन व्हील्स नाम की एक पहल की भी घोषणा की गई है। इसका मकसद है शिक्षा को दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों तक पहुंचाना। अब चलते हैं केरल की ओर, जहां सरकार ने स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत जो भी पात्र महिलाएं हैं उन्हें 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। जम्मू और कश्मीर के बजट में इस बार हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत परियोजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर जोर दे रही है। चलिए अब अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर की कुछ खबरें देखते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी
ने 90 पंचायतों में ग्राम स्वीकार नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका सीधा सा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को और बेहतर बनाना है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों का सही से पालन न करने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 32.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी तरह डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फिनटेक कंपनी एक्जिम पे को आरबीआई से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने का लाइसेंस मिल गया है। बैंकिंग सेक्टर में एक और खबर है, संजय अग्रवाल को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और जो स्टूडेंट्स बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अपडेट है। आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख 11 अप्रैल निर्धारित की गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर एक नजर डाल लेते हैं जिन्हें हमने पिछली स्लाइड्स में भी कवर किया है। सबसे पहले संजय अग्रवाल, जिन्हें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। दूसरी नियुक्ति है उदय कोटक की, जिन्हें गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, मिया मोटली ने बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल जीत लिया है। अब कुछ बजट और राजकोषीय अपडेट्स को और विस्तार से देखते हैं। अर्बन चैलेंज फंड जिसकी हमने बात की थी, उसकी फंडिंग का स्ट्रक्चर समझिए। इसमें 25% हिस्सा केंद्र सरकार का होगा, 50% बाजार से जुटाया जाएगा और बाकी का हिस्सा राज्यों या शहरी स्थानीय निकायों का होगा। राजस्थान ने अपने बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.6% निर्धारित किया है। हैप्स प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी गई है। स्टार्टअप इंडिया का निवेश लक्ष्य, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIFs के माध्यम से है, वो 25,000 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि इसका पहला चरण यानी फंड ऑफ फंड्स 1.0 2016 में लॉन्च हुआ था और इसने 1370 से ज्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया था। और असम में जो रेल रोड टनल बन रही है, उसकी अनुमानित लागत 1862 करोड़ रुपए है। चलिए अब कुछ रिपोर्ट्स, सूचकांक और रैंकिंग्स की बात करते हैं। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 94 पदकों के साथ टॉप स्थान हासिल किया है। भारत ने कुल 51 स्वर्ण, 23 रजत और 20 कांस्य पदक जीते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अहमदाबाद में एक राष्ट्रीय बायो बैंक स्थापित किया गया है। ये बायो बैंक दुर्लभ बीमारियों, खासकर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज और अन्य अनुवांशिक विकारों पर शोध के लिए काम करेगा। वैश्विक सैन्य खर्च पर हाल ही में आई एक रिपोर्ट में भारत को शीर्ष स्तर के देशों में रखा गया है, जो हमारी रक्षा क्षमताओं को दर्शाता है। पर्यावरण से जुड़ी एक रिपोर्ट में IUCN ने ब्लैक पैंथर को वल्नरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया है। अब आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में। HAPS यानी हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। HAPS एक सोलर पावर से चलने वाला मानव रहित प्लेटफॉर्म है जो 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करता है और निगरानी के लिए बहुत कारगर है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए खरीदा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में आर्मी आंट की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। इनके वैज्ञानिक नाम है चितोरियनेंसिस और लंका मेलेनेंसिस। C. ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और टेक्नोलॉजी की दुनिया की दिग्गज कंपनी एनवीडिया ने AI फैक्ट्री बनाने के लिए दयानंद सागर यूनिवर्सिटी के साथ एक साझेदारी की है। अब बात करते हैं रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी खबरों की। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 का आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना का एक बहुत ही प्रमुख अभ्यास है। भारतीय नौसेना ने कंबाइंड टास्क फोर्स यानी CTF 154 की कमान संभाली है। यह एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है। भारत और थाईलैंड ने एक इन सीटू हवाई अभ्यास भी आयोजित किया है। भारतीय सेना पूर्वी हिमालय में इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी कर रही है, जिसमें 7 मित्र देश भी हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने एयरशिप आधारित HAPS की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। चलिए अब पर्यावरण और भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स देखते हैं। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर वूलर बैराज, जिसे तुलबुल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने पहले आपत्ति जताई थी। कर्नाटक के भद्रा टाइगर रिजर्व में एक ब्लैक पैंथर को तेंदुए के साथ देखा गया। याद रखिएगा, भद्रा टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट में स्थित है। नागालैंड में पेंगोलिन की तस्करी को रोकने के लिए सागटम रेजोल्यूशन पारित किया गया है। ये तस्करी खासतौर पर भारत में अमार सीमा पर बहुत होती है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलनों पर एक नजर। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन का नेतृत्व भारत करेगा। इसमें बड़ी बिल्लियों की 97 रेंज कंट्रीज शामिल होंगी। बिम्स्टेक का सचिवालय ढाका, बांग्लादेश से संचालित होता है। हाल ही में हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में AI और शासन पर विस्तार से चर्चा हुई और संयुक्त राष्ट्र हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए एक विशेष दिवस डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म भी मनाता है। अब खेल जगत की कुछ खबरें। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में किया गया था, जो एक प्रमुख इंडोर शूटिंग सुविधा है। T20 विश्व कप के संदर्भ में हुए एक मैच में भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की। इस मैच में ईशान किशन के प्रदर्शन की बहुत प्रशंसा हुई और अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन पर भी सबका ध्यान गया। अब कुछ महत्वपूर्ण दिन और उनकी थीम देख लेते हैं।
जो एग्जाम के लिए जरूरी है। 12 फरवरी को हिंसक उग्रवाद की रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है, जिसे हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन विश्व रेडियो दिवस भी होता है। और रिवीजन के लिए याद रखिए, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया था। अब एक श्रद्धांजलि। प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता जो साइमन का निधन हो गया है, उन्हें प्यार से सैंडलवुड के उपनाम से भी जाना जाता था। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं, जो सीधे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। बारबाडोस के प्रधानमंत्री चुनाव किसने जीता? मिया मोटली ने। हैप्स का फुल फॉर्म क्या है? हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। तुलुम्बुल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? झेलम नदी पर। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स की प्रेरणा क्या है? चिन्ना केशव मंदिर। और सगाटव संकल्प किससे संबंधित है? पेंगोलिन संरक्षण से। अब एक एनालिटिकल टॉपिक पर फोकस करते हैं, तुलुम्बुल प्रोजेक्ट। सबसे पहले इसका स्थान याद रखिए, ये झेलम नदी पर स्थित है। इस पर विवाद 1960 की सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण 1984 में इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया गया था। भारत का दावा है कि ये प्रोजेक्ट नदी को नौगम्य यानी नेविगेबल बनाने के लिए है और इसमें पानी का भंडारण नहीं किया जाएगा, जो संधि के नियमों के अनुसार है। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि यह संधि के भंडारण प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है। और एक और फैक्ट, ये प्रोजेक्ट वुलर झील के पास है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स और कीवर्ड्स पर नजर डालते हैं। मोरन, असम, यहां इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनी है। चितुरिनेंसिस, ये आर्मी आंट की नई प्रजाति है जो आंध्र प्रदेश में मिली है। 94 पदक भारत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जीते। ग्राम स्वीकार, ये इंडियन ओवरसीज बैंक का कार्यक्रम है। स्वयं एआई मयम, ये केरल का एआई साक्षरता अभियान है। सत्य पोर्टल, ये एसटीक्यूसी लैब ऑटोमेशन से संबंधित है। क्रॉस बॉर्डर पे एक्सिम पे को इसका लाइसेंस मिला है। तो ये थे हमारे 15 और 16 फरवरी 2006 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पूरे सेशन के पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स पर उपलब्ध हैं, जहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद।